मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है क्लास 10 में। और क्लास 10 के मैथमेटिक्स में अभी तक हम लोग 11 चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ चुके हैं, हर एक क्वेश्चन को बना चुके हैं। इसके बाद हम लोग को पढ़ने की बारी आती है यह 12वां चैप्टर, जो कि है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इस चैप्टर में आप देखेंगे कि यह इसमें 3 एक्सरसाइज दिया गया है, 12.1, 12.2, 2 और 12.3। तो मेरे प्यारे बच्चों कि यह 3 चैप्टर में से देखिए इससे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, आज हम लोग इसको देखेंगे। तो यह एक क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है जैक बोर्ड का, है ना, वह पूछा जाता है 1 मार्क्स का, एक ही मार्क्स उसमें पूछा जाता है। और यह क्वेश्चन जो रहता है आपका एक्सरसाइज 12.1 से रहता है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे तो यह 3 मार्क्स का रहता है। और यह जो है एक्सरसाइज आपका 12.2 या 12.3, इस दोनों से मिलाकर एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो 3 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से अगर आप इस चैप्टर को बनाते हैं मेरे बच्चों, 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को बनाते हैं, तो इसमें आपको 4 मार्क्स मिलता है। 4 मार्क्स का यह चैप्टर है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को देखते हैं, चैप्टर नंबर 13 को देखते हैं। तो 13 में आप देखेंगे क्या कि यह इसमें 4 एक्सरसाइज हैं, 13.1, 13.2, 13.3 और 13.4। इसमें 4 एक्सरसाइज दिया गया है। तो जैक बोर्ड में किस तरह से इससे एग्जाम प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पे हम लोग विचार करने जा रहे हैं। तो आप इसके यह क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 29 में जैक बोर्ड का 29 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि जैक बोर्ड में आप बोर्ड का जब एग्जाम देंगे तो उसमें पूरे 30 क्वेश्चन रहेंगे। 30 क्वेश्चन में से 29 सेकेंड लास्ट वाला जो क्वेश्चन होगा वह आपको पूछा जाता है 6 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का पूछा जाता है। और 6 मार्क्स में जो है आपको यह 13.1, 13.2 और यह 13.3, इस तीनों एक्सरसाइज को मिलाकर एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का पूछा जाता है। या अथवा में आपको पूछा जाएगा एक्सरसाइज 13.4 से, यानी कि सिर्फ इस एक्सरसाइज से आपको एक कंप्लीट 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर इस एक्सरसाइज को आप देखेंगे, इसमें मात्र 5 प्रॉब्लम है आपका। 13.4 में मात्र 5 प्रॉब्लम है और 3 इसका एग्जाम्पल में प्रॉब्लम दिया गया है। तो यदि आप इसका 5 प्रॉब्लम आप प्लस 3 प्रॉब्लम एग्जाम्पल का बना लेते हैं तो इसमें जो है 6 नंबर आपका निश्चित हो जाता है। तो आज हम इस चैनल के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं 12वां चैप्टर जो 4 मार्क्स का होता है, इसको हम लोग जब लॉकडाउन ये ख़त्म हो जाता है, हम लोगों का स्कूल शुरू होता है, तो स्कूल शुरू होने पर हम लोग इसको पढ़ेंगे। उसके बाद यह जो 13वां चैप्टर है आपका, 13वां चैप्टर में हम लोग 13.1, 13.2, 13.3 कुछ समय के लिए छोड़ रहे हैं। हो सकता है इसको मैं अगले वीडियो में फिर से आप लोगों को बना के आप लोगों के सामने आऊँगा, और इसे भी मैं संभवतः अगले वीडियो में बना के आऊँगा, या तो स्कूल में भी इसको पढ़ाऊँगा। इसके बाद इसमें 13 नंबर का चैप्टर में हमारा 13.4 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है,
मैं सोच रहा हूँ कि यह आपके पास दोनों तरह से अवेलेबल हो, ऑनलाइन भी अवेलेबल हो, जब हमारा स्कूल खुले उस समय भी हम लोग पढ़ें। तो फिलहाल जो बच्चे चाहते हैं कि मैं कम मेहनत करके ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करूं, तो वैसे बच्चों के लिए ज़रूरी है कि यह चैप्टर वो सबसे पहले पढ़ ले। चूँकि 13.1, 13.2, 13.3 ये चैप्टर में जितने भी प्रॉब्लम है, इस तरह के प्रॉब्लम आप क्लास 9 में भी बना चुके हैं, और इसको हम लोग जब स्कूल हमारा खुलता है तो उस समय भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल जो बच्चे, सारे बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस एक्सरसाइज पर पकड़ जो है अपनी मजबूत बना लें। मजबूत इन द सेंस, कहने का मतलब अगर आप अभी भी पढ़ लेते हैं, फिर 1 महीना के बाद भी इस 13.4 को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद भी पढ़ते हैं, कम से कम 3 बार पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से यह तय हो जाता है कि इसका जो प्रॉब्लम है आप चुटकियों में बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप ला सकते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर, कहने का मतलब 6 मार्क्स का नंबर हो, 6 मार्क्स मिलते हैं इसमें, और आप इसको बना सकते हैं। इसके बाद आपका 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, बोर्ड का 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें आपका पूछा जाता है मीन, मीडियन और मॉड से एक प्रॉब्लम पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं माध्य, माध्यक और बहुलक कहते हैं। तो यह माध्य, माध्यक और बहुलक जो है बहुत ही आसान है। यह जो है आपको ज़्यादा परेशान करने वाला नहीं है, तो इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि इस माध्य, माध्यक और बहुलक जो जो इम्पोर्टेंट है पहले हम लोग उस पर फोकस करें। तो इसीलिए आज से अगले 2 वीडियो 3 वीडियो तक आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 29 के लिए एक्सरसाइज 13.4 बताया जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 30 के लिए माध्य, माध्यक और बहुलक बताया जाएगा। इसके बाद ये जो सारे चैप्टर्स हैं आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और भी इसमें बहुत सारे शेप हैं, इसका आज मैं फॉर्मूला आप लोगों के पास रख रहा हूं, और इस सारे फॉर्मूले को आप लोग ठीक तरह से याद कर लेंगे, ताकि हम लोग जब स्कूल में मिलेंगे एक साथ तो हमें भी दिक्कत नहीं होगी पढ़ाने में, और आपको सारा फॉर्मूला भी याद रहेगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसी क्लास को बढ़ाते हैं, और हम अभी देखने जा रहे हैं वृत्त से संबंधित कुछ सूत्रों को देखने जा रहे हैं। तो इसको आप लोग लिख लेंगे, वीडियो को रोक के आप लोग ज़रूर लिख लें। आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेते हैं वृत्त को, लेते हैं वृत्त के बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहला नंबर में हम वृत्त को लेते हैं। वृत्त जो है ये आपका होता है, यह वृत्त होता है। तो वृत्त की परिधि हम आप लोग जानते होंगे, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr होता है, और इसका क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल यह होता है आपका πr का स्क्वायर होता है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको कहा जाए कि अर्धवृत्त है, यह किस तरह से है, यह अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त इस तरह से होता है हमारा। अब इसकी परिधि जो होती है दो तरह से, दो बात में बढ़ जाती है। यह आपका एक कर्व हो गया, यह एक स्ट्रेट हो गया। अगर इसकी परिधि हम लोग निकालें तो इसकी परिधि के लिए दो फार्मूला, एक 2πr जो कि पूरे गोले की लंबाई होती है, तो πr कर दिए। उसके बाद यह रेडियस r और r, चूँकि बाउंड्री का आउटर लंबाई जो भी होता है वही हमारा परिधि होता है। तो इस कंडीशन में यह πr और 2r हो जाएगा इसका परिधि। अगर इसका क्षेत्रफल कहा जाए तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसको मैं इस तरह से बॉक्स में बंद करता हूँ, यह इसके लिए है,
और यह जो है आपका इसके लिए हो जाता है। तो इसका जो क्षेत्रफल और यह हो गया आपका अर्धवृत्त हो गया। तो इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। अभी इसी वृत्त में आपको दे देगा कि क्वाड्रेंट, जिसको हम लोग कहते हैं चतुर्थांश कहते हैं, चतुर्थांश। तो चतुर्थांश किस तरह से होते हैं वृत्त का? ये होता है आपका चतुर्थांश, समझ गए। अगर मान लीजिए कि इसमें आपको पूछा जाए कि इसका क्षेत्रफल क्या परिधि क्या है, तो परिधि देखिए यह 2 पाई आर होता है पूरे गोले की लंबाई, तो 1/4 हो गया। तो यह जो इसका वक्र, इसका जो परिधि हो जाएगा 2 पाई आर बाय आपका 2 हो जाएगा, और यह आर और यह आर, और इसका क्षेत्रफल जो है, यह क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर का 1/4 हो जाएगा, यानी 4 से भाग दे देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसके बाद और भी कुछ जानकारी रखिए इसमें। जैसे मान लिया जाए कि एक वृत्त आपको दिया और एक दूसरा वृत्त इस तरह से दिया है ना, चौथा नंबर हम जान रहे हैं इसमें। एक वृत्त इस तरह से दिया, दूसरा वृत्त आपको, ये आपका कॉन्सेंट्रिक सर्किल है ना, मतलब कि एक ही केंद्र पर 2 सर्किल को खींचा गया है। इसमें यदि आपको कह दे कि ये पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है, इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर देखिए बहुत आसान है। ये आपका कुछ न कुछ रेडियस होगा, उसके बाद इसका कुछ न कुछ, रेडियस कहने का मतलब त्रिज्या होगा। तो बड़े वाले सर्किल का क्षेत्रफल में छोटे वाले सर्किल का, छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो देखिए सिर्फ यही पार्ट बच जाएगा। तो यानी कि इस तरह का क्षेत्रफल हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर, बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल लिए और उसके बाद छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो यह आपका इस तरह का भी प्रॉब्लम इसमें रहता है, यह भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उसके बाद इसमें आता है आपका सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है। पहले हम लोग सेक्टर को सीखें। सेक्टर कहने का मतलब होता है आपका त्रिज्य खंड होता है, त्रिज्य खंड होता है। त्रिज्य खंड क्या होता है कि ये आपका एक वृत्त हो गया, केंद्र से 2 रेडियस लेके इस तरह से हम लोग मिला दिए इसको, तो यह जो है आपका AOB जो है, इस बीच में देख रहे हैं, ये क्या हो गया आपका त्रिज्य खंड हो जाता है। त्रिज्य खंड कहने का मतलब कि केक जो आप काटते हैं इस तरह से काटते हैं, एक खंड निकलता है ना, तो अगर हम सेंटर से ही काटे, मतलब सेंटर तक चाकू रख के काटे, तो वो जो पार्ट निकलेगा वो आपका त्रिज्य खंड कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लोग यह देख रहे हैं कि यह आपका क्या है, त्रिज्य खंड है। त्रिज्य खंड में 2 तरह का त्रिज्य, इसको हम लोग कहते हैं लघु त्रिज्य खंड। इसको क्या कहते हैं, लघु त्रिज्य खंड कहते हैं। और इसको हम लोग कहते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड कहते हैं, यानी कि माइनर सेक्टर और यह मेजर सेक्टर हो गया। अब यदि इसमें कहा जाए कि इस का क्षेत्रफल क्या होगा, और एक बात ध्यान देने वाली बात है कि दीर्घ और लघु में हमको लगता है पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगी। जो बड़ा होगा वो दीर्घ त्रिज्य खंड, जो छोटा होगा वो लघु त्रिज्य खंड। तो लघु त्रिज्य खंड जो होगा कुछ ना कुछ यहाँ पर कोण बनाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका पाई थीटा बटा 360 डिग्री, और यह पाई आर स्क्वायर।
थीटा यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री जो कुछ भी दिया गया है, इसको आप यहाँ पे रख देंगे और इसको आप सॉल्व कर देंगे तो यह जो है आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से रिलेटेड प्रॉब्लम प्रायः पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम लोग को अगर कह दे कि बताइए भाई ए बी की लंबाई क्या होगी, यह ए बी जो आपका चाप है, यह क्या है, ए बी आपका चाप है, तो इसकी लंबाई क्या होगी। तो इसकी लंबाई निकालने के लिए वही रूल है, थीटा बटा 360 डिग्री, चाप कहा तो 2 पाई आर से इसको गुना कर दिए। तो इस तरह से ए बी चाप की लंबाई निकल गई। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि यहाँ एरिया निकालने के लिए हम लोग थीटा बटा 360 डिग्री एरिया, अगर चाप की लंबाई कह दे तो थीटा बटा 360 डिग्री। तो त्रिज्यखंड के में जो से जुड़े हुए जो फॉर्मूला है आपका ये 2 हो जाता है, और जो भी है इसमें कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको और भी कॉन्सेप्ट से इसको लोग सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम लोग वृत्त में ही जाने, इसको आप लोग लिख लिए होंगे। इसके बाद वृत्त में ही हम लोग एक चीज़ और जानेंगे कि वृत्तखंड क्या होता है। छठा नंबर हम लोग जानेंगे वृत्तखंड क्या होता है। तो यह आपका एक वृत्त हो गया, इस तरह से एक जीवा हम लोग खींच दिए ए बी, और यह जो पार्ट होता है यही आपका कहलाता है वृत्तखंड, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेगमेंट कहते हैं। और यह जो है आपका लघु वृत्तखंड हो गया, लघु वृत्तखंड हो गया, और यह आपका क्या हो गया, दीर्घ वृत्तखंड हो गया, वृत्तखंड हो जाता है। अब देखिए कि यह जो आपका लघु वृत्तखंड है केंद्र पर कुछ न कुछ तो एंगल बनाएगा ही, तो हम मान लेते हैं कि यह थीटा एंगल बनाता है। अब इसके क्षेत्र को निकालने के लिए हम लोग किस फॉर्मूला का यूज करते हैं ये क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाता है थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप लोग को याद रखना होगा। और थोड़ा सा ये फार्मूला जो है बहुत बड़ा भी है, उम्मीद है कि आप 2-4 बार 5 बार लिखेंगे तो आपको याद रह जाएगा। तो इस तरह से वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब यदि कह दे कि लघु वृत्तखंड का जो परिमाप क्या है, तो परिमाप में क्या करेंगे, ए बी को भी हम कैलकुलेट करके निकालेंगे और इस ए बी चाप को भी निकालेंगे। तो हम लोग इसका क्या निकाल सकते हैं, परिमाप निकाल सकते हैं, जिसका कैलकुलेशन जो है ऑलरेडी कोई फार्मूला ए बी के फार्मूला भी हम डेवलप कर सकते हैं। ए बी का जैसे हमको निकालना है तो ए बी का तो हम इस फार्मूला को यूज करके ए बी निकाल सकते हैं। और ए बी जैसे कि सर्कल में आप पढ़े होंगे किस तरह से जीवा की लंबाई निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को अपनाकर आप ए बी की भी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग को जो है यहाँ तक फॉर्मूला यूज होने वाला है, एक्सरसाइज कहने का मतलब चैप्टर 12 में ये इतने सारे फार्मूले को हम लोग यूज करने वाले हैं, ये यूज होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 13वां चैप्टर में। बच्चों आप लोग क्या कहते हैं, क्लास 9 में भी पढ़े हैं घन, घनाभ, बेलन, शंकु और वृत्त, मतलब गोला और अर्धगोला। ये 6 शेप तो आप लोग पढ़े हुए हैं, क्लास 9 में भी पढ़े हुए हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारा फार्मूला याद होगा, लेकिन फिर भी आज मैं कुछ शेप्स के बारे में, इन शेप्स के बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगा। जैसे घन, ये घनाभ हम सबसे पहले लेते हैं,
घनाभ। घनाभ की आकृति जो होती है इस तरह से होती है, देख सकते हैं, यह आपका क्या हो गया, घनाभ हो गया। और घनाभ में जो है इसका आयतन, इसमें क्या होता है, लंबाई होती है, जिसको हम लोग L को लंबाई कहते हैं। उसके बाद इसका चौड़ाई होती है, जो इसको हम लोग B कहते हैं। और उसके बाद इसमें हाइट H होती है, जिसको हम लोग ऊंचाई कहते हैं। तो इसमें तीन ही पैरामीटर से यह बना होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, और यह आपका ऊंचाई होता है। अब इसमें किस तरह से पूछा जाता है, जैसे इसका आयतन आपको निकालना है, तो आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये इसको याद रखेंगे। उसके बाद इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लिखें यहाँ पर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 × LB + BH + HL। ये फॉर्मूला आप क्लास 9 में भी पढ़े हैं। और उसके बाद इसको हम लोग कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, मतलब कि यह ऊपर और नीचे सरफेस को, यह टॉप को छोड़ दिए और यह बॉटम को छोड़ दिए, है ना, बॉटम को छोड़ दिए, तो इसको हम लोग कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको हम लोग कहते हैं, जो कि होता है आपका 2 × L + B × H होता है। इस तरह से ये सारा फॉर्मूला को आप लोग याद रखें, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, तभी इस एक्सरसाइज 12.1 12.2 को आप लोग बना सकते हैं। इसके बाद 13.1 13.2 सबको बना सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो शेप है आपका, यह आता है आपका घन। घन जो है किस तरह से बनता है, इसमें क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इसका सेम हो जाता है ना, यानी कि L लंबाई, B चौड़ाई और ऊंचाई जो है इसका सब साइड A हो जाता है। अगर आप इस पूरे फॉर्मूला में सिर्फ A रख दीजिए सब जगह, तो आपका यह सारा निकल जाएगा। जैसे आयतन इसका निकालना है, क्या निकालना है, आयतन। तो आयतन के लिए हम लोग, आयतन के लिए देखिए क्या यूज करेंगे, A × A, तो यह आपका AQ हो जाता है। और यह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसको 2 × यह आप देखिए सॉल्व करेंगे तो 6A का स्क्वायर आएगा। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो यह आपका हो जाएगा 4A का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अभी दो सॉलिड फिगर कहने का मतलब कि स्थान छेकने वाले फिगर के बारे में हम लोग जाने। उसके बाद तीसरा नंबर हम लोग जानते हैं सिलेंडर। सिलेंडर कहने का मतलब बेलन। बेलन की आकृति कैसी होती है, ये होती है बेलन की आकृति, ठीक ना। इसको जब आप मेजर करेंगे तो इसमें आपको रेडियस मिलेगा, जिसको हम लोग R को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और इसको, इसका कुछ ना कुछ ऊंचाई मिलेगा आपको, जिसको हम लोग इस तरह से ऊंचाई लिख देते हैं। अगर इसका आयतन निकालना हो तो आयतन के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, πr² × h यूज करते हैं। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यह होता है आपका 2πr × h होता है, 2πr(h) होता है। अगर पूछा कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो 2πr + h, 2πr r + h, 2πr r + h, 2πr r + h, इसको याद रखिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है इसका 2πr और r + h होता है।
इसके बाद 3 शेप पढ़ने के बाद चौथा शेप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शंकु को, है ना। किसको पढ़ने जा रहे हैं? शंकु के बारे में हम लोग देखते हैं कि शंकु की आकृति किस तरह से होती है। और इसको तो आप लोग लिख ही लेंगे, वीडियो को रोक के आप लोग लिख ही सकते हैं। तो मिटाते हैं इसको मैं। शंकु की जो आकृति होती है यह आपका क्या कहते हैं, 5वां नंबर शंकु। यह शंकु जो होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में कोन कहते हैं। और यह शंकु आप देखे होंगे कि बर्थडे का टोपी देखे होंगे, है ना। स्कूल के बाहर जो आप लोग झालमुड़ी खाते हैं उसका दोना देखे हैं किस तरह से वो बना के देता है, शंकु के तरह देता है। अगर उसको बढ़िया से जहाँ पे खुला हुआ रहता है उसको एक प्लेन से कट कर दिया जाए तो वह इसी तरह का शंकु बन जाएगा। शंकु में क्या क्या होती है? यह एल होती है, यह एच होती है और इसमें आर होता है। यानी कि एल को हम लोग कहते हैं स्लैंट हाइट, जिसको हिंदी में तिरछी ऊंचाई कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। और एच को हम लोग कहते हैं ऊंचाई कहते हैं। और आर जो होता है इसका क्या होता है? त्रिज्या होता है। तो अब इस सभी से फॉर्मूला आपका बनता है क्या? इसका जो आयतन होगा यह आयतन आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है इसका यह होता है पाई आर एल होता है। उसके बाद इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर ऐड कर दीजिए तो पाई आर कॉमन लिए एल प्लस आर। इस तरह से हम लोग इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि शंकु के बाद हमारा छठा नंबर शेप हो गया आपका वृत्त, गोला हो गया। गोला, यह जो गोला होता है इस तरह से यह गोल होता है। इसमें हमको देखते हैं कि सिर्फ इसमें त्रिज्या होती है आर, बस और कुछ नहीं होती है, सिर्फ त्रिज्या होती है। तो इस गोला का जो है आयतन, आयतन जो हम लोग लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है। बच्चों इसमें क्यूब आ जाता है, ना इसमें एच होता है ना इसमें क्या होता है एल होता है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ आर से बना होता है। इसको दिमाग में रखें, गोला का जो फॉर्मूला बनता है वो सिर्फ आर से बनता है। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यह हो जाता है 4 पाई का आर स्क्वायर। अब इसी चीज को अगर हम अर्धगोला कर दें, मान लीजिए इस तरह से कर दें अर्धगोला, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अर्धगोला। अब इसका आयतन निकालने के लिए कहा जाए तो आयतन हमारा क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब, इसका आधा हो जाएगा। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है लिखेंगे हम लोग 2 पाई आर स्क्वायर। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा 3 पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है क्या कि इसका जो आयतन है तो हम लिखेंगे ही इसका आयतन का आधा होता है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये ऊपर जो तिरछा सतह है ना, आलू को आप काट दीजिए, जहाँ से आप काटेंगे वो इस तरह से प्लेन दिखेगा और ऊपर वाला जो भाग है इस तरह से आपका गोल दिखेगा। तो गोल वाले भाग का सिर्फ अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब गोल वाले भाग और यह जो आप कटा हुआ है प्लेन भाग, सबका अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखाता है और यह आपका हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ तक तो हम लोग क्लास 9 में भी फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला आप लोगों को के सामने एक बार डिस्कस इसलिए कर दिया
कि आप लोग अगर समय मिले तो एक्सरसाइज 12 और एक्सरसाइज 13, कहने का मतलब कि चैप्टर 12 और चैप्टर 13 को आप लोग अपने से बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन चैप्टर 13 में जो है 13.4 है आपका शंकु के छिन्नक। तो शंकु के छिन्नक के लिए एक मेरा स्पेशल क्लास रहेगा। उस क्लास को देखने के बाद आप लोग निश्चित रूप से 6 नंबर उसमें गेन कर सकते हैं। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, उस क्लास को आप के लिए बनाया गया है ताकि आप उसको बार बार देखकर 6 नंबर अपना फिक्स कर लें। तो मैं इस वीडियो को इसी जगह विराम देता हूँ और आप लोगों के खुशी की कामना करता हूँ। धन्यवाद।